সর্বভারতীয় বাম আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি। এই মুহূর্তে কলকাতায় বিভিন্ন প্রচারের ফাঁকে আমরা পেয়ে গেছি कॉमरेड सीताराम येचुरी के। कॉमरेड, मैं कल जादवपुर का फुटेज देख रहा था आपका मीटिंग का। रात का 9 बजे बहुत सारा भीड़ था, बहुत सारा लोग था। अभी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सीपीएम जब ब्रिगेड बुलाता है वहाँ पर भी बहुत सारे लोग होते हैं मगर वोट नहीं होता है। तो इस बार 2024 में इस ट्रेंड में कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। पहली बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ब्रिगेड में अभी तक आज तक वाम मोर्चे की जमायत का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। ना आपके शासक टीएमसी कर पाई, ना बीजेपी कर पाए, ना कोई कर पाया। लेकिन वोट के हिसाब से जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये विश्वास नहीं है कि वाम मोर्चा आज किसी को हरा पाएगा। हराने की बात जो है प्राथमिकता थी। आज जो है वाम मोर्चे के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन जो ना सिर्फ बना लेकिन मजबूती के साथ जो चल रहा है, इससे एक मानसिकता में असर आई। दूसरी बात, आज जो है चुनाव बंगाल के अंदर तिकोनिया हो गया। वो हो गया सभी सीटों पर, ज़्यादातर सीटों पे। मैं नहीं कहूँगा कि सभी 42 पे, लेकिन ज़्यादातर सीटों पे। अब आप देखेंगे नॉर्थ बंगाल में और ख़ास तौर पे साउथ कलकत्ता में आप देखेंगे ये तिकोनिया बैटल जो है ये बिल्कुल मजबूत हुआ है। और यहाँ पर एक किस्म की एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास जो है लोगों में पैदा हो रहा है कि वाम मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन जो है आज मुक्ति दिला पाएगी बीजेपी से और तृणमूल कांग्रेस से। कॉमरेड, मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि आप जो ये तिकोनिया जो ट्रेंड के बारे में कह रहे हैं कि ख़ास तौर पे उत्तर बंगाल में, अभी तक उत्तर बंगाल में बीजेपी और बीजेपी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस का एक माहौल है लड़ाई का। इसमें वाम मोर्चा या कांग्रेस कितने सीटों पर ये तिकोनिया लड़ाई होगा और कितने सीटों पर आप उम्मीद करते हैं? देखिए, कम से कम 6 सीट ऐसे हैं वहाँ पे नॉर्थ बंगाल में जहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बहुत मजबूती के साथ फाइट में, ना सिर्फ फाइट में लेकिन अपर हैंड है आज वाम मोर्चा और कांग्रेस की गठबंधन का। और ये हम समझते हैं कि पहले के मुकाबले में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रिपोर्ट तो जो आ रहा है मालदा साउथ में गठबंधन अच्छा किया, शायद जीत भी सकता है, शायद ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। जीतेगा मुर्शिदाबाद में जीतेगा, वहाँ पे जीतेगा मालदा साउथ में। और आदिर बाबू अपना सीट ले जाएंगे। और जंगीपुर में भी फाइट काफ़ी मजबूत है। तो ये सब जगह पर आप देखिएगा इस बार जो हम कह रहे हैं कि ये बाइपोलैरिटी जो थी तृणमूल या बीजेपी वो टूट रहा है ज़्यादातर जगह पर। और वो हम समझते हैं कि बंगाल की भविष्य के लिए अच्छा है। तो 2026 में भी ऐसे ट्राइपोलर चुनाव हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल अगर ये जीत जाए बिल्कुल देख पाएंगे। और तब तक जो है और भी खुलासा हो जाएगा क्या है ये बीच में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच में क्या है ये संबंध है, क्यों इस तरीके की बाइपोलैरिटी जो है एक ढुलमुलाते हुए ये चल रही है। और जिस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी जो बयानें जो आती है आपके तृणमूल के नेतृत्व से, वो अपने आप में स्पष्ट करता है कि कुछ हो रहा है, कुछ दाल में काला है दोनों के बीच में। सीताराम, मैं इस जो जिक्र आपने किया इस विषय को लेकर यहाँ के जो विरोधी नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कुछ दिन पहले ऐसे कहा था कि लोग बीजेपी को कहते हैं कि सांप्रदायिक, अभी सीपीआईएम भी सांप्रदायिक है। उनका जो आर्गुमेंट है कि मोहम्मद सलीम कहाँ गया, मुसलमानों के बीच गया, ये भी एक सांप्रदायिकता है। तो इस विषय को लेकर आप क्या? ये बिल्कुल सांप्रदायिकता नहीं है। मोहम्मद सलीम एक भारत का सिटीजन है और वो किसके बीच में गया? दूसरे नागरिकों के बीच में। अब ये हिंदू मुस्लिम की बंटवारा कौन कर रहा है? जो करता है वो है सांप्रदायिक। एक इंसान को इंसान मानो ना, एक इंडियन को इंडियन मानो। जो इंडियन को नहीं मानता और जो बोलता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान मेजॉरिटी सीट है, तो सांप्रदायिकता कौन कर रहा है?
जो ये बंटवारा करता है, सीधा सीधा इंडियन सिटीजन, इंडियन वोटर्स के पास जा रहा है। ये है वास्तविकता। अब जो विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं यहाँ के कि ये सांप्रदायिक है, क्योंकि मुसलमान इलाके में गए, कैंडिडेट मुसलमान हैं, और ये सब पहचान कौन कर रहा है? सलीम सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? मुसलमान क्यों है? और शुभेंदु अधिकारी सिटीजन ऑफ इंडिया क्यों नहीं है? हिंदू क्यों है? ये कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम। जो ये बोलता है हिंदू मुस्लिम, वो है सांप्रदायिकरण। हाँ, आपने तो ठीक ही कहा। सभी लोगों का तो इंसानियत के हैसियत से उनका परिचय होना चाहिए, मगर वोट के जो गणित है उसमें इंसानियत से भी ज़्यादा वर्ग, धर्म, वर्ण ये बहुत आगे आ रहा है, पूरा देश में भी और बंगाल में भी। ये गलत हो रहा है ना ये, और ये बात सही नहीं है। ये आगे करवाया जा रहा है, आगे नहीं आ रहा है। ज़्यादातर वोटर आप देखेंगे किसी भी एक धार्मिक समुदाय के साथ जुड़े होंगे, लेकिन कैंडिडेट वहाँ से जो जितवाते हैं वो दूसरे धार्मिक समुदाय के हैं। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं। अगर मैं दूं तो आप फिर उसको सांप्रदायिकरण हो जाएगा। लेकिन कई सारे, कांग्रेस का भी वरिष्ठ नेता जहाँ से जीत के आते हैं, वहाँ पे आबादी किसकी सबसे ज़्यादा है? किसकी है? मुसलमानों की। तो अब ये तो कहा जाता है मुसलमान, देश भर की मुसलमान कांग्रेस के साथ हैं। हाँ, तो अब ये कहा अगर जाता है तो फिर सलीम मुसलमान क्यों बना? अब ये सवाल जो पेश करते हैं वो है सांप्रदायिक, वो सांप्रदायिकरण कर रहे हैं समाज का। और ये समझना ज़रूरी है सबको कि इस देश की लोगों को एक भाई को दूसरे भाई से अलग करना, ये दुशासन की जो राजनीति है, जो जिसके चलते हुए पूरी कुरुवंश का सर्वनाश हुआ महाभारत में, वो राजनीति है आज भाजपा का। दुशासन का ये शासन समाप्त होगा अब वही, अब निश्चित रूप से अगर वो पूरा हमारे पौराणिक कथाओं को वो इतिहास मानते हैं, तो अगर इतिहास मानते हैं भाजपा वाले, तो वो इतिहास आज दोहरा रहा है। जो दुशासन की राजनीति करेगा, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाएगा, एक बहन की इज्जत लूटने की कोशिश करेगा, उस तरीके की राजनीति का अंत जो है वही होगा जो कुरुवंश का सर्वनाश हुआ। इस बात को लेकर मेरे एक सवाल है आपसे। सभी लोग एक आंकड़े को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे और विपक्ष कह रहे हैं 400 नहीं पार करेंगे। आप लोग कह रहे हैं 400 नहीं पार करेंगे भाजपा, मगर ऐसे कॉन्फिडेंस से आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि इंडिया जोट सत्ता पे आएगा। ये कॉन्फिडेंस जो है आप लोग दिखाते नहीं हो ना। अब ये गोदी मीडिया का नाम अचानक और इत्तेफाक से थोड़ी आया। आप लोग भी तो नहीं, हम बोल रहे हैं। हम हर जगह पर बोलते हैं कि इंडिया गठबंधन को आज 300 से ज़्यादा सीट मिल रहा है और सिर्फ 542 सीट है लोकसभा में। तो बचे कितने? अगर पूरे भाजपा ले गए तो 250 से ज़्यादा नहीं मिल रहा है उनको। तो ये बात तो हम तो कहते हैं, लेकिन ये आपको तो अब देखिए, बात तो सही है कि वो भाजपा सत्ता में है और एडवर्टाइजमेंट्स जो है वो देते हैं। आप लोगों को जिंदा रहना है एडवर्टाइजमेंट से। नहीं, ये प्रचार, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रचार में भी आना चाहिए था। वैसे प्रचार में आ रहा है 400 नहीं पार करेगा, 400 नहीं पार करेगा। इंडिया जोट सत्ता में आएगा कि नहीं, ये प्रचार है। ये कह कौन रहा? ये मीडिया कह रहा ना कि 400 पार नहीं करेगा, 400 पार नहीं करेगा। हम थोड़ी कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो जो भी कह रहे हैं मोदी साहब आज बौखलाए हुए हैं। हर दिन उनका अलग अलग आता है। कल को वो कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल, मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरे को ईश्वर ने भेजा। ये माने वो अवतार है स्वयंभू ही। अब ऐसी बातें गए और उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ भी अब मोदी साहब के वक्त है। अब कहिए, अब इस तरीके को भी उन्होंने घर दिया बहुत उनकी मेहरबानी से वो घरों में बसे हैं। ऐसे प्रचार ऐसे वही ऐसी प्रचार है। तो ये एक पुरानी कहावत है हमारी परंपरा में
और वो कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब ये इस तरीके के बयान जो बोले जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बौखला रहे ना। इंडिया जोट के बारे में, इंडिया अलायंस के बारे में अगर हम थोड़ा चर्चा करें तो कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री ममता जी ने कहा इंडिया गठबंधन का नामकरण मैंने किया। जब भी मैं मीटिंग पर जाता हूँ देखती हूँ कि यहाँ पर सीताराम येचुरी है, पूरा कंट्रोल कर रहा है। ये सच है कि सीताराम येचुरी इंडिया गठबंधन का कंट्रोल ले लिया है? इतना हमसे घबराती है वो मैं नहीं जानता था। ना कोई कंट्रोल में है, वहाँ पे सब कुछ जो होता है इंडिया गठबंधन में सामूहिक तरीके से कलेक्टिवली होता है। यहाँ पर किसी की कंट्रोल नहीं है। अगर नामकरण उन्होंने दिया इंडिया का, अगर जो वो कहती है, अगर इंडिया का स्थापना ही उन्होंने करवाया जो भी वो कहती है, तो फिर क्या मतलब है इसका ये कहना कि हम बाहर से समर्थन करेंगे इंडिया का? मतलब क्या है? अगर फिर उसके बाद कह दिया कि अगर सरकार बनाएगी इंडिया तो हम शामिल होंगे। मैनिफेस्टो भी रिलीज किया ये बोलकर कि इंडिया गठबंधन में शामिल जब होंगे तो ये उनका मैनिफेस्टो। जब सरकार बनेगी मैं शामिल होंगी, वो भी कहा उन्होंने। अब सरकार में शामिल होना उनकी आदत है। वाजपेयी की सरकार में भी शामिल थी। जो भी सरकार बनेगी शामिल तो हो जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि कहाँ पर खड़ी है। अब यहाँ पर ये बात के बारे में कि वो विश्वास जो है वो नहीं दिला पा रही लोगों के बीच में कि वो डट कर आज बीजेपी का मुकाबला करेगी। ममता बनर्जी क्यों कह रही हैं कि बाहर से समर्थन देंगे? अब ये इसका जवाब वो ही दे पाएंगे। नहीं, आपको क्या? हमें इसके कई सारे मतलब निकलते हैं। इसमें से ये मतलब निकलते हैं कि अगर भाजपा की सरकार बन गई और मोदी साहब वापस आ गए, उनको नाराज़ ना करें, तो इसलिए इस तरीके की बात कही हम नहीं है गठबंधन में। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार बनेगी, वामपंथी दल सब गठबंधन में है, इसलिए क्या तृणमूल नेत्री कह रही कि बाहर से समर्थन देंगे? इसके कारण वामपंथी दलों का जो समर्थन, अब ये इसका जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, वो ही दे पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज तक अगर वो कहते हैं कि इंडिया का गठबंधन का स्थापना उन्होंने किया, तब तो वामपंथी थे ना, तब थी ना तृणमूल कांग्रेस भी। तब क्या हो गया? आज क्या बदलाव है? वहीं पर दाल में काला जो मैं कह रहा था, कुछ है मामला जिस वजह से ये हर दिन जो है बयान बदलते जा रहे हैं। और वो क्या है दाल में काला? वो बंगाल की जनता और तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व उनको बताना पड़ेगा। सीताराम येचुरी से एक बात भारत है ही, बंगाल की सभी लोग जानना चाहते हैं, क्या गठबंधन में मंत्रिसभा में सीपीआईएम भाग लेगा? अब वो उस ठोस परिस्थितियों अगर ऐसी परिस्थिति आई, उस ठोस परिस्थितियों पर निर्णय हम लेंगे। ये हमारी पार्टी कांग्रेस का निर्णय है। वो पिछले बार जब वो जो अनुभव हुआ था उसके बाद ये नहीं है। वो ठोस परिस्थितियों के आधार पर हमारे मंत्रिमंडल में जाने से फ़ायदा अगर होगा देश को और लोगों को, उसके आधार पर जो है हम निर्णय लेंगे। लेकिन वो परिस्थिति आने दो, तब वो निर्णय होगा। नहीं, ये बात बंगाल के सभी जो आपके वर्कर्स हैं, इन लोगों का कहना था कि बाहर से क्यों मंत्रिसभा में क्यों नहीं गए, क्यों सार्व नहीं किए? यही सवाल हमने भी हमारे पार्टी के सबसे सर्वोत्तम श्रेणी में इसका चर्चा हुआ, वोटिंग होके यही निर्णय लिया गया कि उन ठोस परिस्थितियों के आधार पर हम निर्णय लेंगे। अगर शामिल होना अगर ये अनुकूल है तो वो उस तरीके का निर्णय होगा। अगर क्या है वो ठोस परिस्थितियाँ, उस पर निर्भर करेगा। मगर एक बात सही है, बीजेपी के खिलाफ जितने भी सारी पार्टियां हैं, जैसे कि वामपंथियां, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस, सभी मिलकर इंडिया अलायंस में होंगे। अगर सत्ता, मैंने मान लिया कि आप लोग सत्ता में आ गए, तो अगर ऐसा हुआ बंगाल के राजनीति में, वहाँ पर भाईचारा और बंगाल में हटाने की नारा, तो दोनों बात को लेकर परिस्थिति कैसा रहेगा? तो उसका जवाब तो तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व ने दे दिया जब उन्होंने कहा कि सीताराम येचुरी बैठा हुआ है वहाँ पर, उसलिए हम नहीं जा रहे मीटिंगों में। मतलब क्या है उनका? उसका जवाब तो वो ही दे रहे ना भाई। आपका ये उम्मीद है कि इस बार बंगाल से जो वामपंथी, एक भी वामपंथी एमएलए नहीं है, एमपी नहीं है,
ये घटने वाला है, ये टूटने वाला है? ये टूटने वाला है, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से इसका संपूर्ण विश्वास है हमें कि वो टूटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब किस हद तक जाएगा वो देखना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे थे कल सुकांत सेतु के मोड़ पर जो जादवपुर में जो हुआ मीटिंग, हम भी अवाक हुए। वहाँ पर नॉर्मली अच्छे मीटिंग होते हैं हर चुनाव में, लेकिन पुराने घर है वो और अभी नहीं है, पहले था। और जब मूवमेंट सोमनाथ चैटर्जी, मालिनी भट्टाचार्य, ये लोग सब जो वहाँ से चुन के जब आए हैं, ममता बनर्जी भी वहाँ से एक बार लड़ी थी, जीती भी। तो ये कल का जो मीटिंग है वो एक किस्म का वो संकेत रहा, क्योंकि ना सिर्फ वहाँ पे जो भीड़ जमा करने की बात नहीं थी, लोग जो थे वहाँ पे, पूरी जादवपुर का पूरा पर्सनालिटी जो है वहाँ पे नज़र आ रही थी। कि आपके पूरे इंटेलेक्चुअल्स, आई मीन टीचर्स, प्रोफेसर्स, पढ़े लिखे लोग, स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा तो स्टूडेंट्स नज़र आए मेरे को, स्टूडेंट्स और यूथ, जो बहुत ही अच्छी बात है। और चर्चा किस पे हो रही थी? बंगाल की रिनाइजेंस पे, और वो उसकी रिनाइजेंस की ज़रूरत आज के दिन क्यों, ना सिर्फ बंगाल के लिए लेकिन भारत के लिए बंगाल का रिनाइजेंस का क्या है महत्व, इन सब पे जो है वो चर्चाएँ वहाँ पर जो मीटिंग में हुई थी, बहुत अच्छा लगा। ये तो पुराना बंगाल का माहौल याद आया, ना सिर्फ याद आया, हम समझते हैं कि उसका पुनर्जन्म जो है वो हो रहा है राजनीतिक तौर से, और ये बहुत अच्छा संकेत है। एक सवाल आपसे कि बंगाल में 5th फेज चुनाव हो गया, एक यूनिक सा जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, बहुत साइलेंट वोट और वोट कम पड़ रहा है। ये साइलेंट वोट और वोट कम पड़ना, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? ये निश्चित रूप से ये संकेत है कि कोई वेव नहीं चल रहा, नंबर 1। और बिना वेव के भाजपा को कभी फ़ायदा नहीं होता। भाजपा को जो भी फ़ायदा हुआ उसको एक वेव को जनरेट किया। पिछली बार पुलवामा हो, हाँ, उससे पहले कारगिल हो, उससे पहले गोधरा हो, इस बार समझा कि वो राम मंदिर वेव करेगा, वो फेल हो गया। और सही, अच्छी बात है, फेल हो गया, क्योंकि आस्था जो है मन की बात है, इंडिविजुअल की, ना कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव राजनीति की बात है। तो ये साइलेंट वोटर जो है वो मेजॉरिटी वोटर है, और वो मेजॉरिटी वोटर आके अपना वोट डाला। जो वेव वाला जो आता था वो नहीं आया। अब इसी को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा खतरनाक परिस्थिति पैदा हो गई, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा भूमिका है। और जिस तरीके से वो फाइनल कितना वोटिंग हुआ वो संख्या नहीं दे रहे हैं, उससे जो है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी, लेवल प्लेइंग फील्ड, उसकी सक्षम है कि नहीं। क्योंकि 2014 तक 24 घंटों में ये पता चल जाता था हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट पोल हुए। आज ना कहने का मतलब क्या है? और 3 दिन के बाद 6% बढ़ गया। 6% का मतलब क्या है? पूरे अगर पहले 2 फेजेस में देखें आप, तो वोट बढ़ा है, फाइनल फिगर्स जो दिए 1,07,00,000, 1.07 करोड़। तो अब आशंका कर रहे हैं अब नेचुरली अब इतना वोट जो बढ़ गया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी पे एवरेज देखो आप तो है ये 28,000, 28,000 वोट अगर ज़्यादा कर दे आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसको मतलब किधर जाएगा वो आप तय करें, ना कि वोटर। तो वहाँ से मतलब इलेक्शन टोटली डिस्टॉर्ट हो सकते हैं ना। अब लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन का 17C फॉर्म है, हमारे पोलिंग एजेंट के पास है, तो हम कंपेयर कर लिया हम कंपेयर, लेकिन जो बढ़ाया हुआ वोट है आपका, वो बढ़ाया हुआ वोट आप कहोगे ये पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट की संख्या किसके पास है? वो तो सीधा मतलब इलेक्शन कमीशन के पास आता है ना, वही संख्या। कोई पोलिंग ऑफिसर जो है कह नहीं पाएगा कि कितना पोस्टल बैलेट आया। और पोस्टल बैलेट को ये क्या कह रहे हैं आप, हर बार पोस्टल बैलेट पहले गिनती होती थी, पिछले चुनाव से इन्होंने बाद में कर दिया। क्यों? अगर बीजेपी का कैंडिडेट हार रहा है तो पोस्टल बैलेट को ज़्यादा दिखाओ और उसको जितवा दो।
और वोट तो आपके इस बड़े बारे में हुए हैं। आप लोग उठाए क्यों नहीं? उठाए, ये हर बार उठा रहे हैं, हर बार इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं, और ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन अजीब सी बात कही कि 17C फॉर्म में जितने वोट पड़े हैं वो जो है पब्लिक नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत मिसचिफ हो सकता है। अरे मिसचिफ हो सकता है तो इस 75 साल में हर इलेक्शन में पब्लिक क्यों किया, और क्या मिसचिफ हुआ वो पब्लिक होने के बाद? ये तो वही बात हुई ना, SBI जो कह रही थी कि डिटेल्स नहीं देंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। जब डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट से तब जो है वो डिटेल्स आए बाहर। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके से जो बर्ताव हो रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो अपनी जनतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और एक मुद्दा है ये, हमारे बंगाल में भी बहुत मायने रखते हैं, जैसे कि लाभार्थी बेनिफिशियरीज, अभी जो लक्ष्मी भंडार, हाँ, तो इस चीज़ को आप कैसे निपटेंगे? गरीब जो लोग हैं उनके पास, भूखा जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके पास अगर रुपया स्टेट पहुंचा दिया तो इसका तो खुद थोड़ा बेनिफिट मिलेगा तृणमूल कांग्रेस को, तो इसको आप कैसे निपटेंगे? ये स्टेट पहुंचाया ना भाई, वो पार्टी ना स्टेट पहुंचाया। और दूसरी बात, ये हालत क्यों हुई लोगों की कि स्टेट को इस तरीके का काम करना पड़ रहा है? मगर जिनके हाथ में रुपया गया उनको आप कैसे समझाएंगे? वो तो देखेंगे कि ये ममता जी की गवर्नमेंट दिया है। वही तो मोदी जी भी कहते हैं कि उनके मेहरबानी से हो रही है। लेकिन सवाल लोग अब पूछने लगे कि ये हालत क्यों आई कि इस तरीके के चीज़ों के ऊपर हमें जिंदा रहना है। पहले जो अपनी ज़िंदगी थी, आज बेरोज़गारी क्यों नहीं निपट पा रहे हैं? आज जो है महंगाई पर क्यों अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं? आज बेकारी और लाचारी जो बढ़ रही है अपने समाज में, 42% तुम्हारे ग्रेजुएट यूथ अनएम्प्लॉयड है, 42%। और तुम्हारे ये IT में बढ़ोतरी हो गई, ये बढ़के जो बहुत मारते हैं, वो पिछले 2 साल में हर साल तकरीबन 60 लाख, कभी 75 लाख लोगों की छटनी हो रही है। अब लोग देश को छोड़ के नौजवान भाग रहा है विदेश में पढ़ने के लिए ताकि कहीं ना कहीं नौकरी मिले दुनिया में। भारत में तो उनकी उम्मीद खो बैठे। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये हालत पैदा क्यों हुई, कौन है जिम्मेदार? अब आप जो है हालत पैदा करके हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दो, बाद में जो है मेहरबानी करते हुए आप बोलोगे 5 किलो अनाज दे रहा हूँ मैं, हाँ, तो मैं जो है आपकी ज़िंदगी बचा रहा हूँ। लेकिन ज़िंदगी बर्बाद तो आप ही ने तो किया पहले। अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। अब लोगों को भी बेवकूफ़ मत समझिएगा आप कि उनको कुछ मिल रहा है ताकि वो उसलिए बौखला गए। जो मिल रहा वो लेंगे, ज़रूर लेंगे, और लेना भी चाहिए हमारे, और उनको मिलना भी चाहिए ज़्यादा। तो सीताराम येचुरी क्या बोलेंगे? लक्ष्मी भंडार भी लीजिए और वोट भी CPIM को दीजिए ना? बिल्कुल, हम कहेंगे कि वो जो भी सरकार में आएगा ये ऐसे स्कीम होंगे, वो किसी एक पार्टी की मेहरबानी नहीं है। तो आपके भी तो सरकार थे, ऐसे स्कीम क्यों नहीं किया आपने? नहीं किए हैं, वो तो अलग तरीके से किए हैं। अब भूमि सुधार जो हुआ है, हाँ, उसे कितने लाखों करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिला। अब ये नहीं कि हम छाती तान कर ये कहते मैंने करवाया। अब वो भी थोड़ा एक सभ्यता होती है ना, बंगाली बदलों का भी, बंगालियों का भी, वो सभ्यता गई कहाँ आज? मैं वही पूछ रहा हूँ। छाती टिप आके कहे कि मोदी कहता कि मैं करवा रहा हूँ, आप तृणमूल नेत्री कहती कि मैं करवा रहा हूँ। अरे आप जो भी आएगा सरकार में लोगों के हित के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी होगा सरकार में वो होगा ही, तो इसका फ़ायदा आप कैसे ले रहे हो? ये 6th और 7th फेज जब इलेक्शन सामने है साउथ बंगाल में, इसके ठीक आगे हाई कोर्ट ने ये OBC वाला जो मामला है खारिज कर दिया है। उसमें OBC में बहुत सारे मुसलमान हैं। अभी ये लोगों का ये अब क्या लगता है, इस राय के बाद कुछ हवा बदल होगा? जब पहले जो दिखाई दे रहा था, जैसे मुर्शिदाबाद में लोग कह रहे थे कि सलीम बाबू अच्छा काम कर रहे हैं, माने अच्छा लड़ाई में गए, अभी साउथ बंगाल में जब चुनाव के आगे ऐसे एक राय हाई कोर्ट का, ये क्या पोलराइज कर दिया गया? तृणमूल के साथ जाएंगे मुसलमान? नहीं, अब देखिए सवाल ये है कि ये हुआ क्यों, इसके लिए पूरी ऑर्डर देखनी पड़ेगी।
जब तक जजमेंट नहीं पढ़ पाएंगे उसके बारे में सीरियसली हम टिप्पणी या कमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट में कहा कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसको चैलेंज करने के लिए। तब तक जो है ये जो भी अपने नौकरियां जो मिल चुकी है वो तो रहेंगे ही, ये ठीक है, जो मिल चुकी है वो सब देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज आएगा, उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक वाम मोर्चे की सरकार थी बड़े मेटिकुलस तरीके से सर्वे करके ओबीसी कौन है ये डिक्लेयर हुआ। अगर वो काम बाद में तृणमूल कांग्रेस की सरकार के चलते हुए हुआ या नहीं हुआ ये मेरी जानकारी में नहीं है, वो कोर्ट के जजमेंट के बाद पढ़ने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने तो वील हैव टू वेट, मतलब देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट कहेगी क्या। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সীতারাম ইয়েচুরি খুব গুরুত্বপূর্ণ দুটো কথা বললেন, ভিড়ের প্রতিফলন ভোট বাক্সে পড়বে এবং ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে সিপিআইএম পরিস্থিতি বুঝে মন্ত্রিসভায় যোগদানের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি কথা আমাদের আলাপচারিতায় উঠে এলো। ক্যামেরায় দীপঙ্কর জানার সঙ্গে সৌরভ গুহ, টিভি9 বাংলা, কলকাতা।